हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोवा। आज हमारे पास है दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। आज इसकी एक वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी एक स्पेशल वीडियो। पता है कौन सी? मैनुअल ड्राइव रिव्यू। क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएंट है नए 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन का जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। चाहे डेल्टा प्लस से शुरू हो जाओ या टॉप मॉडल लेना चाहो, तो ये वेरिएंट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बिकेगा, बिकॉज फ्रॉन्क्स की सबसे ज़्यादा बड़ी हाईलाइट यही है। तो कोई भी फ्रॉन्क्स लेगा तो इसी इंजन की तरफ जाना प्रेफर करेगा। और अगर ये इंजन नहीं चाहिए तो फिर तो बलिनो 1.2 में अवेलेबल है ही। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मैनुअल ट्रांसमिशन का डिटेल ड्राइव रिव्यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, इंक्लूडिंग द रियल लाइफ माइलेज, सस्पेंशन, कंफर्ट और ऐसा बहुत कुछ। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अब इस मैनुअल वेरिएंट को मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। पावर, ट्रांसमिशन, वैल्यू फॉर मनी भी कहीं ना कहीं इसका 1 लीटर का ये टर्बो पेट्रोल मैनुअल रहने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द पावर फर्स्ट। अब ये जो 3 सिलेंडर यूनिट 100 PS पावर एंड 147 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट करके देता है। आरपीएम बैंड्स भी आपको बढ़िया मिल जाते हैं, एक बढ़िया अमाउंट ऑफ पावर मिलते हैं, थ्रस्ट आपको हमेशा मिलेगा। सी अगर आप इसको कंपेयर करोगे नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ, तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया एग्रेसिव फन टू ड्राइव एलिमेंट जो है वो ऑफर किया जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन है तो आपके थोड़े से पैसे ही बचते हैं, जो कि आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर पे लगाने पड़ने हो सकते हैं। लेकिन अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसका एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि आपको पावर आपके हाथों में रहती है। आप यूज़ कर पाते हो इसका गियर। जब आपको ज़्यादा पावर चाहिए, आपको एक्सट्रेशन चाहिए, तब सिर्फ करो एक गियर छोटा और रेस दे दो, तो आपके पास एक थ्रस्ट है। वो थ्रस्ट आपको अच्छा लगने वाला है। सो इस व्हीकल की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि नए टर्बोचार्ज इंजन के साथ, जिसका हम कब से पता नहीं वेट कर रहे थे, 1.5 लीटर का जो इंजन है उसे देखकर मैं तो थोड़ा सा बोर हो गया था ऑनेस्टली। हर गाड़ी में वही आ रहा था। तो अब ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है, नाइस, दिस इज़ एक्चुअली नाइस, दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली वांटेड। मारुति को चाहिए था एक पावरफुल इंजन, डीजल तो आ नहीं सकता था, तो अब टर्बोचार्ज इंजन दे दिया ताकि आपको टॉर्क एटलीस्ट अच्छी मिल जाए। शिफ्ट डाउन, रेस एंड वूफ, दिस कार इज रेडी टू रोल। हालांकि नॉइज, यस, नॉइज तो देखो आपको आएगी। दिस इज अ 1 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट, तो नॉइज तो आप एक्सपेक्ट करके चलोगे। हाँ, नॉइज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नॉइज नहीं आती। एनवीएस लेवल्स में आपको रिफाइनमेंट है, लेकिन नॉइज और हार्शनेस थोड़ी सी जो फील होगी वो हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखें। अब पावर की जो डिलीवरी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1750 या 1800 आरपीएम से जो इसकी पावर है वो शुरू हो जाती है और पीक अराउंड 2500 पर रहती है। तो मुझे बढ़िया लगती है। एक आरपीएम रेंज भी अच्छी मिल जाती है टर्बो चार्जर होने की वजह से। 4000 आरपीएम तक आपको ये प्रोवाइड करता रहता है, एक पावर टॉर्क कह सकते हो। 4200 पर भी दे रहा है। 4500 के बाद थोड़ा थोड़ा डेड होना शुरू हो जाता है, लेकिन तब तक आप अपना गियर बदल चुके होगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी चलाओगे तब भी एटलीस्ट उतने तक तो आप अपने गियर जो है वो चेंज कर ही लोगे। तब आपको एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा मिल जाता है, आपकी ड्राइविंग काफ़ी बढ़िया हो जाती है। पावर फन टू ड्राइव एलिमेंट मैनुअल में भी है। अगर आपको बहुत नीड है ऑटोमेटिक की, तभी उस तरफ जाना, बिकॉज पेडल शिफ्टर से आप अपनी पावर नीड कंप्लीट कर लोगे, लेकिन उसमें भी तो फिर मैनुअली ही गियर शिफ्ट कर रहे हो एक तरीके से, बस क्लच का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यूजुअली क्या होता है, लोग ऑटोमेटिक इसलिए लेते हैं बिकॉज लेफ्ट को रेस्ट दे सके पैर को, तो क्लच ना यूज़ करना पड़े। तो अब पूरी मैथ समझ रहे हो। मेरे हिसाब से मैनुअल लो, बस कहने का मेरा घूम फिर के मतलब ये। ऑटोमेटिक तभी ले अगर आपको बहुत ज़्यादा डायर नीड है। तो फन टू ड्राइव एलिमेंट अगर आपको मैनुअल में चाहिए तो आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हो। थोड़ा सा अपना हाथ गियर के पास और अपना पैर क्लच पे रखोगे तो आपको जब पावर चाहिए तो आप उसे अकॉर्डिंगली इसको मैनूवर करके, चेंज करके, एडजस्ट करके उतनी ही पावर अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी जो इसके 1.5 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ब्रेजा में था, या इवन 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड जो इसका दूसरा इंजन आता है जो बलिनो में भी है, उसमें उतनी पावर ऑफ कोर्स नहीं मिल पाती। टॉर्क की कमी हमेशा महसूस होती है, तो इसमें वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होगी। हालांकि इसका ऑटोमेटिक का रिव्यू हमने अलग से किया, तो उसे चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें पैडल शिफ्टर्स, टॉर्क डिलीवरी, पावर डिलीवरी, गियर रिस्पॉन्स सब कुछ अलग से डिस्कस किया गया है, तो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। रही बात इस मैनुअल वेरिएंट की एक और बहुत चीज़, ट्रांसमिशन के बारे में बात अलग से करनी पड़ेगी। अब दिस इज़ अ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो हाईवेज पे ये थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
बहुत थोड़ा सा। 6 स्पीड होता है तो ऑफकोर्स उससे नॉइजीनेस खत्म हो जाती है, लेकिन ऑफकोर्स इसका फिर प्राइस बढ़ जाता। अब 1 लीटर के टर्बो चार्ज इंजन के साथ 6 आई रियली डोंट थिंक सो इतनी रिक्वायरमेंट रहती भी है, तो 5 रहना बिल्कुल ठीक है। अब एक और चीज़, क्लच बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन डीप काफ़ी है। तो इसका जो रिट्रैक्ट है यानी कि ट्रैवल है क्लच का, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी पीछे रहता है, पूरा अंदर तक दबाना पड़ता है तब वो एक्टिवेट होता है और उस पूरा पीछे तक करना पड़ता है, तो वो ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस पर्टिकुलर क्लच के साथ। बट इट्स ओके आई गेस, इससे लाइफ थोड़ी मेंटेन रहती है। आप जब फुट रेस्ट अपना रखते हो, उसको डेड पैडल को छोड़कर क्लच को एज अ फुट रेस्ट रखोगे तो उतनी जल्दी डैमेज नहीं होता। जो छोटे क्लच होते हैं यानी जिनका ट्रैवल बहुत कम होता है, वो जल्दी ख़राब होने का उनका डर रहता है, उनकी लाइफ कंपैरेटिवली कम रहती है, तो इसकी लाइफ मेंटेन रहेगी। और लेकिन लाइट वेट है, हार्ड नहीं है, गियर चेंज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हम हैं अभी गोवा की गलियों में, अलग ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मैनूवर करना इस व्हीकल को इज़ रियली ईजी। अब क्योंकि ये है एक बूस्टर जेट इंजन, हमारा फ़र्ज़ बनता है इसके एनवीएस लेवल्स को चेक करना, यानी कि नॉइस, वाइब्रेशंस एंड हार्शनेस एज वेल। तो अभी वो चेकआउट कर लेते हैं कितनी आवाज़ ये या वाइब्रेशंस जनरेट करता है। लेकिन अभी तो गाड़ी बंद है, स्टार्ट तो करें इसको। तो स्टार्ट। ये माइक काफ़ी साइलेंट स्टार्ट, मुझे नहीं लगा था, मेरे को लगा था ज़्यादा आवाज़ करेगा और उतनी ज़्यादा नहीं करता। अभी तो एसी भी चल रहा है, ठीक है स्टार्ट। ऐसे नहीं कह सकता कि ऐसे नहीं कह सकता कि बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट है, बट हाँ फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आपको आ जाती। 7 आउट ऑफ 10 आराम से। अब ऐसा करते हैं, इसका बोनट ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि आवाज़ इंजन कितनी जनरेट करता है। तो ओपन हो गया। अब रुको, एक बार माइक हम लगा रहे हैं यहाँ पर। अब ये रहा इसका इंजन, ये वाइब्रेशंस तो काफ़ी कर रहा है, लेकिन आइडल कंडीशन यानी कि सिर्फ एसी ऑन पे आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा। कंप्रेसर ज़रूर काफ़ी इसकी आवाज़ करता है। 3 सिलेंडर है तो ऑफकोर्स थोड़ी आवाज़ तो करेगा ही। लेकिन अब करते हैं इसको थोड़ा सा रेव। तो रेव, बस शांत, कोई बात नहीं। तो ये इसका 3 सिलेंडर यूनिट है। ऑफ कोर्स आप इसे 4 सिलेंडर से कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा नॉइजी है। ऑफ कोर्स इसमें अब एक टर्बो चार्जर आया तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा नॉइजी हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नॉइजी है। मेरे हिसाब से येस, नॉइजी कैटेगरी में आता है, बट वेरी नॉइजी में तो नहीं। रही बात, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा इसकी माइलेज को लेकर। अब ऑटोमेटिक की माइलेज तो आपको ऑटोमेटिक वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, बट अगर मैनुअल की माइलेज की बात करो तो इतनी वेरी करती है इसकी माइलेज, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा हार्श चलाओ तो 11-12 पे आ जाती है, जिससे अभी हम चला रहे हैं। लेकिन थोड़ा प्यार से चलाओ टर्बोचार्ज को तो, और रोड्स अगर अच्छी हो तो सिटी में ही आपको 15 की माइलेज दे देगी, और हाईवे पे तो आप आराम से 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इससे अचीव कर सकते हो। अगर आप क्रूजिंग स्पीड रखते हो हाईवेज पे 80 किलोमीटर पर आवर की, तो अब आप आराम से 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अचीव यहाँ पर कर पाओगे, थैंक्स ऑल थैंक्स टू द टर्बो चार्जर। क्योंकि टर्बो चार्जर का ना कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि अगर आप कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो तो आपको माइलेज ज़्यादा अच्छी वो प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा गियर चेंज होगा या जितनी ज़्यादा स्पीड में फ्लक्चुएशंस आएगी, जैसे कि शहर में आती है, उतनी कम आपको यहाँ पर माइलेज मिलती है। अब माइलेज के बारे में एक और पॉइंट कहना चाहूँगा। माइलेज में एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है इस व्हीकल में आपको, क्योंकि एक स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है मिलती है, उसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप और साथ में टॉर्क असिस्ट, और इतना ही नहीं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफर की जाती है। इसकी वजह से आपकी माइलेज और भी बेटर हो जाती है। और इस माइलेज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, आइडल स्टार्ट स्टॉप इतने अच्छे तरीके से फंक्शन ये काम कर रहा है ना इस टाइम पे। गाड़ी थोड़ी सी रोको, इंजन कट ऑफ हुआ और थोड़ा सा भी अपने क्लच पे पैर रखा, ब्रेक से पैर हटाया, बहुत साइलेंट तरीके से ये ऑन होता है, पता भी नहीं लगता। मतलब पता तो लगता है, बट बहुत ही साइलेंट तरीके से इंजन इसका दोबारा ऑन हो जाता है। तो आइडल स्टार्ट स्टॉप बहुत क्विक, रिस्पॉन्सिव और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सेम हमने ब्रेजा में भी किया था। तो जो इससे पहले स्मार्ट हाइब्रिड्स आते थे, प्रॉबली ब्रेजा से पहले कह सकते हो, वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते जितना ब्रेजा और इस फ्रॉन्क्स में कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि स्मार्ट हाइब्रिड, इवन ग्रैंड विटारा में भी स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हो इसको, जिसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप बहुत एफिशिएंटली काम करता है। माइलेज आपकी 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर आराम से इंक्रीज करता है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का काम ये है कि जब आप ब्रेक करते हो या आप छोड़ भी देते हो एक्सट्रेट करना, उस टाइम पर ये एनर्जी को यूज़ करता है फ्रॉम द टायर्स टू चार्ज द बैटरी, ताकि ज़्यादातर वो बैटरी को यूज़ कर पाए। क्योंकि जब मैं हिल डिसेंड कर रहा हूँ या जब मेरे को ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बैटरी भी टायर्स में पावर जो है वो प्रोवाइड करती है, और स्पेशली जब इंजन स्टार्ट करना होता है तब भी। तो उस वजह से ये बैटरी आपकी काफ़ी हेल्प करती है। काइंड ऑफ
बात वही आ जाती है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको हमने अच्छे से एक्सप्लेन की कैसे काम करती है। उसी में जो स्मार्ट हाइब्रिड है ये मिनी हाइब्रिड का काम करती है, छोटी सी बैटरी, छोटा बहुत आपकी माइलेज को इंक्रीज करती है, लेकिन काम ज़रूर आती है ये बात तो पक्की है। इसके बेनिफिट पूरे पूरे हैं। और टॉर्क असिस्ट में भी डेफिनेटली ये हेल्प करती है, जब चाहिए होती है तो बैटरी टायर्स को पावर दे के थोड़ी सी टॉर्क में भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अगर हम एक अपहिल आपको करके दिखाऊं, एनवीएस लेवल्स भी टेस्ट हो जाएंगे, तो अब मैं इसको जानबूझकर फर्स्ट गियर पे रखूंगा और अपहिल जाएंगे। पावर की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ नॉइज़ के लिए। ये तो देखो 3 सिलेंडर है, नॉइज़ तो आवाज़ तो आएगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉर्क कम है। मैं थर्ड गियर पे भी इस स्लोप पर ईजिली चढ़ा सकता था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इंजन के साथ कि आपके पास ऑप्शन है, टॉर्क है, यू कैन ट्राई दी अपहिल इन द थर्ड गियर एज वेल। 2 लोग विद लगेज, ओके। हाँ, हो सकता है कि अगर लगेज मैं फुल भर दूँ, 4 लोग हों, तो मेरे को सेकंड गियर करना पड़े, बट थर्ड गियर पे ये चढ़ जाएगी। अगर आप कहते हो, वैसे कहोगे तो बाद में थर्ड गियर में चढ़ा के देख ही लेते हैं। आ जाओ, अब हम सेम रोड पे, ठीक है, अभी तो फर्स्ट गियर है, थोड़ा सा रुकते हैं और थर्ड गियर पे चढ़ाते हैं इसको। देखते रहो। अभी मैंने आइडल से शुरू किया इसलिए ऐसे रेस देनी पड़ी, बट थर्ड में बहुत अच्छे तरीके से ये चढ़ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि ऑब्वियसली ये कहेगा कि अब गियर डाउन करो, और पूरा अप हिल जो है वो मैं चढ़ पा रहा हूँ। थर्ड गियर पे है। क्लच के साथ थोड़ा आपको अपना वर्क रखना पड़ेगा ताकि आप रेस जो है वो अच्छे से दे पाओ। अब देख सकते हो थर्ड पे चढ़ जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो देखो आपको क्लच वर्क अपना रखना पड़ेगा, बट हाँ, लोग होंगे, बैठे होंगे, तो आप फर्स्ट तो नहीं, सेकंड गियर पे ही इसको चढ़ाओगे ऊपर, ताकि गाड़ी कंफर्टेबली चढ़ सके और ज़्यादा आवाज़ भी ना करे। बट ऑफ कोर्स देखो 3 सिलेंडर है, थोड़ी बहुत ही आवाज़ तो ये करेगा ही, रोबी टर्बोचार्ज्ड। लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूं विद वेन्यू, सोनेट, तो उनकी जितनी ही आवाज़ जनरेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बूस्टर जेट उससे ज़्यादा जनरेट करता है आवाज़। चलिए बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। काफ़ी डायनामिक नेचर की सस्पेंशन है, और ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा हार्ड आपको मिल जाती है। तो आपको अच्छी चीज़ ये लगेगी कि सिटीज़ में आपको खड्डों से बचाती है। अंदर आवाज़ ज़रूर आती है थंप की, सस्पेंशन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झटके हैं, बट थोड़े कम है। ज़्यादा ऑन द स्टिफर साइड रखी गई है, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट। तो अगर मैं एक रेशियो देखूंगा तो 70-30 रहेगा, 70 स्टिफ 30 सॉफ्ट। सिटीज़ में, स्पीड ब्रेकर्स में आपको यहाँ खड्डों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते हो ओवरऑल पूरे गाड़ी के ड्राइविंग को, मज़ा आता है आपको ड्राइव करके इसको। सस्पेंशन में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी रोल, वो आपको काफ़ी कम मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया 70% स्टिफर वाली साइड पर है, और ना ज़्यादा इस व्हीकल की हाइट है, हाइट भी थोड़ी सी कम ही रखी गई है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाता है कि बॉडी रोल ज़्यादा नहीं है, गाड़ी स्टेबल रहती है। हाई स्पीड्स पे भी आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कॉर्नरिंग करोगे तब भी पकड़ अपनी बना के रखेगी। अब आ जाते हैं इसके एक मेजर फीचर्स। देखो, ड्राइव करना अलग चीज़ है, वॉकराउंड्स आपने हमारे ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट फिर भी अगर टॉप हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो हेड्स अप डिस्प्ले आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रोड की आप प्रेजेंस अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। 360 डिग्री कैमरा आपके ड्राइविंग के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बना देता है। और इतना ही नहीं, आपको फ़ोन को चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको वायरलेस मिल जाता है, यानी कि आपके पास कनेक्टिविटी कंप्लीटली वायरलेस हो जाती है। क्रूज कंट्रोल से आपकी हाईवे ड्राइव्स बेटर भी होती हैं, कंफर्टेबल भी हो जाती है, और माइलेज भी इंक्रीज होगी। पैडल शिफ्टर्स तो इसमें नहीं, बिकॉज ये मैनुअल वाला वेरिएंट है। ऑटोमेटिक लोगे तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से अगेन आपकी ड्राइविंग फन टू ड्राइव एलिमेंट के साथ आ जाती है। ऑटो आरवीएम आपको सेफ बनाता है, यानी कि और सेफ ड्राइव रखता है आपकी, स्पेशली रात में या बहुत ज़्यादा हार्श लाइट में, टनल में, तब आपकी डेफिनेटली बहुत काम आएगा। जेटा वेरिएंट से दो चीज़ें आपको 6 मिलती हैं, यानी कि 6 एयरबैग्स और 6 स्पीकर्स भी। 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स की आर्कमेस साउंड वाली अल्फा मॉडल में टॉप मॉडल मिल जाता है, जिससे कि सराउंड साउंड की आपको थोड़ी सी फीलिंग आती, वाइब आती है, तो आप अच्छा म्यूजिक सिस्टम एंजॉय कर पाते हो। अब गोवा की गलियों में या किसी भी गलियों में चलाने का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छे से जज कर पाते हो, और स्टीयरिंग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हेयर। मारुति में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है ये, बिकॉज यहाँ पर आपको एक सही वेट मिल जाता है। अगर जैसे मैं रुक गया, डायनामिक नेचर आपको पूरी मिलेगी। अगर मैं स्लो स्पीड्स पर हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है, लेकिन सुपर फेदर लाइट नहीं इसको बोल सकते, जो कि मेरे हिसाब से
मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली तो अच्छी चीज़ है। अल्टीमेटली जब आप कॉर्नरिंग करते हो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे अभी मेरी 40 की है, तो थोड़ा सा वेट इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर स्पीड 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, तो वेट और बढ़ जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसी सेगमेंट में 15 लाख से नीचे नीचे ऑन रोड के व्हीकल्स की बात करूँ, तो मुझे वेन्यू एन-लाइन का स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये उसकी याद मुझे दिला रहा है, हालांकि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें तो ये ब्रेजा से थोड़ा सा हैवी साइड पर आता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ब्रेजा का सिटीज़ में कुछ ज़्यादा ही लाइट हो जाता था, अब वो कईयों के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है, बिकॉज बहुत कईयों को अच्छा नहीं लगता कि थोड़ा सा भी एफर्ट लगाना पड़े स्टीयरिंग में, इट शुड बी वेरी स्मूथ, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट होना चाहिए ताकि आप कुछ फील तो कर पाओ। तो सुपर लाइट या फेदर लाइट जो स्टीयरिंग होती है उसमें आप फील नहीं कुछ कर पाते, इसमें एटलीस्ट आप अच्छे से फील कर सकते हो, और आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बेटर मिल जाता है। आप गाड़ी के साथ कनेक्ट कर पाते हो, अगर आप स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवियर साइड पर है तो आप इन्जॉय भी ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, और एक रिलेशन बन जाता है आपकी गाड़ी के साथ, बिकॉज फीडबैक, रिटर्न फीडबैक आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनपुट तो दे दी पावर की या स्टीयरिंग की, आउटपुट जो है इस तरीके की आउटपुट है कि आपको भी गाड़ी की तरफ से इनपुट मिले, समझ रहे हो, आप भी कुछ इनपुट दो, वो भी आपको कुछ इनपुट दे। तो गाड़ी का फीडबैक देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टीयरिंग डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फीडबैक आपको प्रोवाइड करता है। रोड भी इवन काफ़ी फील करा रहा है जितनी होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी मतलब जब एक होती है ना लिमिट होती है कि ज़्यादा ही फील करा रहा है यार, तो बिल्कुल लिमिट से थोड़ा सा पहले है ये, उतनी करा रहा है जितनी ज़रूरत है। सो आई रियली लाइक, और ये बलिनो से डिफरेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं, बलिनो की जो स्टीयरिंग है या जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि बलिनो को ही सिर्फ बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इंजन चेंज हो गया, ड्राइविंग डायनामिक्स में कोई चेंज नहीं है, तो वो गलत होगा। ड्राइविंग डायनामिक्स में चेंज है, सस्पेंशन में भी मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा है, स्टीयरिंग में डेफिनेटली फ़र्क लगा है, क्लच में थोड़ा सा फ़र्क आया है, उसका क्लच इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं था, वो शॉर्ट ट्रैवल में आता है, फ्रॉन्क्स में थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल है, आपको मिल जाता है, तो इट्स फाइन। मतलब मेरे को ये ज़्यादा प्रेफरेंस इसकी लग रही है, बिकॉज इसमें आपको कहीं ना कहीं वो एसयूवी वाली फील आ रही है, क्योंकि डायनामिक्स चेंज किए गए हैं। स्टीयरिंग जब हाई स्पीड होती है तो काफ़ी हैवी होती है, तो आपको डायनामिक्स उसमें बेटर प्रोवाइड कर देता है। अब मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर नॉब का ट्रैवल भी बहुत ज़रूरी होता है, वो स्टैंडर्ड है, वो मारुति की सारी गाड़ियों में ऐसा ही आता है, चाहे आप ग्रैंड विटारा ले लो, चाहे आप ब्रेजा ले लो, चाहे आप ये फ्रॉन्क्स ले लो, चाहे बलिनो की बात करें, ट्रैवल आपको सेम ही देखने को मिलेगा सारी गाड़ियों में गियर बॉक्स का, और काफ़ी लाइट वेट रहते हैं गियर बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती, आप बहुत इजीली जो है वो गियर शिफ्ट कर सकते हो। हालांकि ऐसे कभी मत करो जैसे मैंने अभी वन फिंगर से किया, करो तो प्रॉपर करो, तो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाता है। आई एम ओवरऑल सेटिस्फाइड विद दिस व्हीकल, मुझे लगता है कि एक बढ़िया प्रोवाइड किया है कंपनी ने, कुछ एसयूवी ट्विक्स देने की कोशिश की है, स्टीयरिंग व्हील और डायनामिक्स सस्पेंशन में थोड़ी सी ट्यूनिंग है, तो उससे आपको एक डिफरेंस तो महसूस होता है, और ये डिफरेंस लेकिन उसी को महसूस हो पाएगा जिसने बलिनो भी चलाई है और थोड़ी समय चलाई है। तो हमने बलिनो को काफ़ी चलाया पहले भी, जब टेस्ट ड्राइव करनी थी, उसके बाद वही व्हीकल हमारे पास कंपनी की तरफ से भेजा गया था, तब भी हमने उसकी डिटेल वीडियो बनाई आपके लिए, मोस्ट डिटेल ड्राइव रिव्यू, और वो एक रियल लाइफ बलिनो को यूज़ करने वाला रिव्यू था, तो उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो। फ्रॉन्क्स का भी कोशिश करेंगे डिटेल वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड कर दी जाए प्रॉपर वाली। मीडिया ड्राइव्स पे क्या होता है कि हम गाड़ी को एक्सपीरियंस करते करते आपके साथ रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा चला लिया 50-60 किलोमीटर, फिर रिव्यू देने लगते हैं। जब हमारे पास गाड़ी आती है तो हम एटलीस्ट उसको 150-200 किलोमीटर पहले चलाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस ऐड हो जाता है, और तब तक तो प्राइस वगैरह भी आते हैं ना, अभी जब हमें वीडियो बना रहे हैं हमें प्राइस नहीं पता। चलिए बात करते हैं अब इसकी विजिबिलिटी की, ड्राइविंग डायनेमिक्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फ्लोटिंग टच स्क्रीन, HUD और ऑटो IRVM की वजह से कहीं ना कहीं ये एरिया छोटा हो गया है। स्क्रीन ऊपर आ जाती है, IRVM नीचे आ जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले भी हेल्प ज़रूर करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, बट कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर आप इसे बंद कर देते हो तब आपको फिर भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा बेटर फील होने लगा, मैंने जैसे अभी इसे बंद कर दिया, बट हाँ अच्छी तो लगती है, ऊपर ही है ना वैसे। विजिबिलिटी आपको अच्छी प्रोवाइड कर देती है, विजिबिलिटी इन द सेंस इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी प्रोवाइड कर देती है आपके व्हीकल के बारे में, तो आपको बार बार MID या स्क्रीन की तरफ नहीं देखना पड़ता। अब हेड्स अप डिस्प्ले अच्छी तो लगती है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, चाहे बैटरी चार्ज करने का हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो, RPM रेंज हो, या इनफैक्ट माइलेज भी हो, जो आपकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी आती है वो सब यहीं पे आ जाता है। विजिबिलिटी में एक चीज़ और अच्छी आ जाती है कि ORVM IRVM का साइज़ अच्छा है, विजिबिलिटी प्रॉपर गाड़ी की मिल जाती है, फ्रेम बढ़िया मिलेगा,
दिखने में कोई दिक्कत नहीं आती, एडजस्ट भी इलेक्ट्रिकली कर सकते हो और ऑटो आईआरवीएम आपको रात में काफ़ी ज़्यादा आपकी ड्राइव को सेफ बना देता है। अब बारी आती है इसके वेरिएंट्स की। तो अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस बार नेक्सा की एक गाड़ी में 5-5 वेरिएंट मिल रहे हैं, तो वैरायटी अच्छी मिल जाती है। सिग्मा है, डेल्टा प्लस है, जेटा और अल्फा तो आपको मिलेगा ही। अल्फा बीइंग द टॉप मॉडल आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। हालांकि जेटा भी एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल आता है, बिकॉज उसमें जितने ज़रूरी के फीचर्स होते हैं वो तो मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो अब इसमें दो आपको इंजन ऑप्शन जो आपको पता मिल रही है। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि बेस यानी कि सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के लिए रखा गया है फॉर द मैनुअल एंड द एएमटी वर्जन। रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो अगर हम बेस टू बेस कंपेयर करें, यानी कि डेल्टा, सिग्मा टू सिग्मा, बलिनो का और फ्रॉन्क्स का, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50,000 रुपीज़ का डिफरेंस तो आएगा ही। और उसका मेजर रीज़न आ जाता है इसकी एसयूवी लुक, और थोड़ा मार्जिन तो देखो रखना पड़ेगा। अगर 10-15 हज़ार ही इंक्रीज़ किया तो फिर बलिनो कौन लेगा। तो बलिनो सस्ती लगनी भी चाहिए इसके सामने, ये नहीं कि ये महंगी होनी चाहिए। तो उस वजह से जो डिफरेंस है थोड़ा कम रहेगा, बट रहेगा ज़रूर। अब बात करते हैं इसके मेजर हाईलाइट, यानी कि 1 लीटर टर्बो जो आपको मिल जाता है बूस्टर जेट इंजन, उसमें प्राइस का क्या डिफरेंस हो सकता है। कंसिडरिंग मैनुअल ट्रांसमिशन ओनली, आराम से आप 70-80,000 का गैप रख सकते हैं। नई लुक, नया नाम, वो मार्जिन वाला पॉइंट तो वैसे 1.2 वाला है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो एक वायरलेस चार्जर आपको फीचर ऐड हो जाता है, एसयूवी लुक आपको प्रॉपर मिल जाती है, और अगेन वो मार्जिन रखना ज़रूरी हो जाएगा। तो उस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी अप जाएगी। और ऑटोमेटिक होगा जहाँ पर मेजर डिफरेंस होगा, बिकॉज मारुति सुजुकी बलिनो में आपको मिल जाता है एक AMT, जो कि एक कंपैरेटिवली अफोर्डेबल या बजट फ्रेंडली ऑटोमेटिक होता है, लेकिन यहाँ मिल जाता है आपको एक रिलायबल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब उसकी प्राइस 1.5 लाख तो आराम से एक शोरूम ज़्यादा होने वाली है। तो AMT यानी कि ऑटोमेटिक में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो प्राइस गैप ज़्यादा आएगा। तो वहाँ पर डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वेदर आपको एक प्रॉपर ऑटोमेटिक में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर चाहिए, या आपको चाहिए एक रिलायबल बट एक थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑटोमेटिक यानी कि AMT। तो वो आप तब बलिनो वाली तरफ जा सकते हैं। बट डेफिनेटली इसमें यानी कि फ्रॉन्क्स और बलिनो की ऑटोमेटिक में प्राइस गैप थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। और मेरी माने आउटरो में बताता हूँ, यानी कि कंक्लूजन जो है वो थोड़ी देर तक बताता हूँ, बट वेरिएंट वाइज अगर देखें तो बेस मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी होगा फॉर श्योर, लेकिन वो मिलेगा कहाँ, बहुत देर बाद। रही बात इसके मिडल यानी कि डेल्टा प्लस के टर्बो मैनुअल वेरिएंट, वो एक अच्छा मॉडल हो सकता है, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, टर्बो चार्ज की पावर मिल जाती है। नहीं तो उसके बाद सीधा अल्फा पे जंप मारो, मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर आपके लिए सही रहेगा। लेकिन क्यों, बताता हूँ, वेट करो थोड़ा सा। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सेफ्टी, उसका क्या। सी इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर जो कि बेस मॉडल से मिलने काफ़ी हैं, ड्यूल एयरबैग्स हैं, एयरटेक प्लेटफॉर्म, प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर्ड बॉडी मिल जाती है, ABS CBD के साथ साथ हिल होल्ड जैसे फंक्शंस हैं, वो भी आपको कम्प्लीटली स्टैंडर्ड यानी कि बेस मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ अच्छी ज़रूर लगती है। अगर हम टॉप मॉडल की बात करें तब आपको जेटा मॉडल से 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो फीचर्स तो हैं, बिल्ड क्वालिटी भी कंपनी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस सेगमेंट की जितनी भी बाकी गाड़ियाँ सबकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आ चुकी है। ये भी जब लॉन्च हो जाए, वैसे तो लॉन्च होने से पहले क्रैश टेस्ट रेटिंग आनी चाहिए, बट एनीवेज लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद जल्दी आई होप इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आ जाएगी, तो थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाएगी। चलिए थोड़ी सी स्पेस की बात भी कर लें कि गाड़ी में जगह कितनी मिल जाती है। अच्छा पहले ही बता दूं, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये वाले वेरिएंट, ये एक एसेसराइज्ड वर्जन है, तो हर जगह आपको थोड़ी थोड़ी एसेसरीज दिखें, जैसे कार्बन फाइबर फिनिशिंग दिख रही है, तो इसे इग्नोर करें। हाँ, इग्नोर तब मत करना अगर आप इस तरीके की फिनिशिंग करवाना चाहते हो, यानी कि एसेसरी पैक लेना चाहते हो तो। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्पेस की बात करें तो आपको बड़ा एक बॉटल होल्डर मिल जाता है यहाँ पर सामान रखने के लिए, प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइडेड है। रही बात इधर, तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी डेड पेडल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज क्रूज़ कंट्रोल लगाओगे जब आप हाईवेज़ पे जाओगे तब भी आपके पैर को रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस डेड पेडल को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। रही बात उसके अलावा स्पेस की, तो अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। फ़ोन पूरा नहीं आएगा, बट वॉलेट या लूज चेंज, कुछ स्लिप्स आराम से रख सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट है, अच्छा व्यू मिल जाता है, नी रूम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यूजुअली तो मैं इतने में रखता हूँ, तो मेरे को स्पेस अच्छी मिल जाती है, वाइड है काफ़ी, ऐसा मैं टाइट या क्रैम्प्ड यहाँ बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ तो इतनी स्टोरेज स्पेस नहीं होती जितनी साइड पे या पीछे होती है, तो वो दिखा देता हूँ। रही बात को ड्राइवर साइड पे, वैसे लेआउट काफ़ी अच्छा लग रहा है। एनीवेज ग्लव बॉक्स अच्छी खासी स्पेस जो आपको प्रोवाइड करता है, आप बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर इजीली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये कूल्ड या इल्यूमिनेटेड नहीं है, होता तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता, बट इट्स ओके बिकॉज आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है, दैट्स गुड। रही बात को ड्राइवर साइड, तो अगेन वही बड़ी बॉटल और कुछ सामान आप यहाँ पर इजीली रख पाओगे, अच्छा खासा नी रूम आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं,
ये एक आइडल पोजीशन है जिसपे मैं ग्लव बॉक्स इजीली ओपन कर सकता हूँ। और स्टोरेज स्पेस की बात करें तो फ़ोन रखने की जगह तो आपको मिलती ही मिलती है, वो वायरलेस चार्जर भी सपोर्ट करता है। यानी कि अपना फ़ोन अपना रखो, वायरलेस चार्ज करो, आराम से एंजॉय करो, बिकॉज वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो है ही, वायरलेस चार्जर उसको इस सिस्टम को कम्प्लीटली वायरलेस बना देता है। कप होल्डर्स हैं, साथ में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस हैंड ब्रेक के पास है। हालांकि उस पर ना ही कुछ रखे तो अच्छा है, बिकॉज हैंड ब्रेक फिर यूज़ करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। अब ये वाली जो सीट्स हैं ये लेदर है, एसेसरी वाले वर्जन में तो ये वेंटिलेटेड होती है तो अच्छा लगता। जो एक्चुअल आप फ्रॉक्स लोगे अगर आप बिना एसेसरी वाले लेते हो तो उसमें तो आपको फैब्रिक की ऑफर की जाएगी। रही बात अब रियर साइड की, तो रियर सीट्स पे आपको हेडरूम डिसेंट मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'9". अब मेरी हाइट 5'9" है, अगर कोई लंबा होगा तो शायद उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट अभी के लिए एटलीस्ट मैं सही हूँ, मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। नी रूम गुड, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको बढ़िया मिल जाता है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है, और साथ में हेडरेस्ट भी कंफर्टेबल आपको प्रोवाइडेड है। अनफॉर्चुनेटली आर्मरेस्ट की कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। रेयर एसी वेंट्स हालांकि आपकी गर्मी को थोड़ा सा बेटर बनाएंगे, बट अभी गाड़ी ऑफ है तो हमें तो पूरी गर्मी लगी रही है। USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, टाइप सी टाइप ए फास्ट चार्जिंग के लिए, थोड़ी सी स्टोरेज इधर, थोड़ी सी स्टोरेज इधर। अब ये जिप वाली स्टोरेज नहीं आएगी बिकॉज ये तो लेदर सीट्स चढ़ाई हुई हैं, नॉर्मल स्टोरेज आपको मिलेगी अपने फ़ोन रखने के लिए। और साथ में डोर साइड्स पे एक बड़ी बॉटल और कुछ टिश्यूज़ नैपकिन वगैरह रखने की दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मैंने फ्रंट सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया था आगे, उस हिसाब से नी रूम मेरे को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फुट रूम भी ठीक है, नीचे बैटरी है तो उस वजह से थोड़ा सा पैर और मैं अंदर नहीं लेके जा सकता, बट इट्स ओके, इतना तो चलता है। अंडर थाई सपोर्ट भी मेरे को फिर भी बढ़िया मिल जाता है। 3 लोग बैठने की बात आए तो आ सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। टनल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, डिसेंट साइज़ ऑफ टनल है, लेकिन अगर 3 लोग थोड़े हैवी हैं, एडजस्ट करना पसंद नहीं करते तो 2 ही लोग बैठे तो बेटर है। सो आपके मन में अब मैनुअल को लेकर क्या चीज़ें आ रही हैं, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है मैनुअल वेरिएंट लेना एक समझदारी भी होगी और एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन भी होगी। ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर है वो थोड़ा सा प्राइजी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि दिक्कत आ सकती है, ओवर प्राइस ना हो जाए, बिकॉज 1.5 लाख का फ़र्क तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में आने ही वाला है, बिकॉज ये टॉर्क कन्वर्टर है। रही बात इसके 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, तो वो बेस मॉडल ले सकते हो एसयूवी लुक के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसका एक इंजन, एक गाड़ी चाहिए, तो आई थिंक बलिनो लेना वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज जो बलिनो और इसका प्राइस डिफरेंस है वो आप पैसा सेव कर लोगे। रही बात इसके ऑटोमेटिक की ड्राइव की, तो ऑटोमेटिक का ड्राइव रिव्यू हमने अलग से शूट किया है, जिसमें स्पेसिफिकली उसकी माइलेज, स्पेसिफिकली उसके गियर रेशियोज, उसकी रिस्पॉन्स के बारे में बात की गई है, तो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप एक ऑटोमेटिक लेने का सोच रहे हो तो वो वीडियो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए, चाहे कोई भी गाड़ी, सिर्फ फ्रॉक्स की बात नहीं है। एक नॉलेज भी गेन हो जाती है कि टॉर्क कन्वर्टर्स या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस इस सेगमेंट में या किस तरीके से काम करते हैं, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द फ्रॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भूलें ना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ अपने, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि फ्रॉक्स कैसी है। और इतना ही नहीं, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।